तारक मेहता का उल्टा चश्मे में क्या देखा तूने उसमें? कौन सा एपिसोड था? भेड़े ने न्यू कार ले ली। भेड़े अंकल ने न्यू कार ले ली, कौन सी वाली? मैम रेड कलर की थी, स्विफ्ट। अच्छा, मैम ली नहीं थी अभी। ली नहीं है फिर ऑर्डर करा है? यस मैम, ऑर्डर कर दिया, बस पहुंचने वाली है अभी। पहुंचने वाली, चल जल्दी की क्लास लगा लेते हैं, भेड़े अंकल की गाड़ी आने तुम्हें जाना होगा। ओके, बाकी ने क्या किया? तो भाई, और तुम लोग अंगूठा क्यों नहीं लगाते? मैंने अंगूठा तोड़ देना तुम्हारे। लगाया था सबसे पहले। मैम लगाया था शायद। बाकी सारे कहाँ हैं? बहुत कुछ खाओगे तुम मुझसे। सिम्मी, तुम अंगूठा लगाते हो तब पता चलता मुझे कितने बच्चे मैसेज देखते हैं। चलो जी, ऑल राइट, ओके वरुण, ओके। सो अरे यहाँ नहीं, जब ग्रुप में मैसेज भेजते हो तब बताओ क्या अंगूठा लगाने लग गए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुड इवनिंग। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन होता है? मैम एवोल्यूशन। तुम्हारा जो मन करे इवोल्यूशन। बोलो, तुम्हारा जो मन करे बोलो, सही करके आना। एवोल्यूशन में हम लोग, एवोल्यूशन में मैम हम आप लोग एक टॉपिक दोबारा रिवाइज करा दोगे इस चैप्टर का, कल जो पढ़ाया था? पूरा रिवाइज तो नहीं हो सकता, लंबा था। मैम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाला। वो करा दूंगी क्लास के बाद, एक बार मुझे लास्ट में याद दिला दियो, ठीक है? यस। सो हम लोग इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ समझ रहे थे, है ना? तो अभी हम उसको सम अप भी करेंगे और आज हम उसकी थ्योरीज को कवर करें, ठीक है जी? तो हम लोग को बताओ कि आज आप इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला कौन सा पार्ट करके आए हो? मैम हिस्टोन वाला एंड मैम पैकेजिंग ऑफ डीएनए और एक्सपेरिमेंट्स थे जो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, रेज योर हैंड। ओके, बाकी बच्चे? प्रिया, हिस्टोन में कौन से दो प्रोटीन मेन अमीनो एसिड होते हैं? संतोष कुमारी, कौन से मेन दो अमीनो एसिड होते हैं हिस्टोन प्रोटीन में? हर्ष, कौन से दो मेन अमीनो एसिड होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। बेसिक होता है, एसिडिक होते हैं? दोनों बेसिक होते हैं। दोनों बेसिक होते हैं, वेरी गुड, शाबाश। जब एक हिस्टोन मॉलिक्यूल है, उसके आसपास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लग गया, ठीक है? लगभग कितने बेस पेयर लग गए होंगे इसमें एक हिस्टोन के आसपास? मनीषा, मनीषा? मैम 200। 200 बेस पेयर, शाबाश। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बुलाऊंगी जिसमें हिस्टोन भी है और 200 बेस पेयर्स भी है, मनीषा? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, शाबाश। प्रिया, अगर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम को मैं एक साथ रख दूं तो बीडी स्ट्रक्चर लगते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? टी से नाम है उसका। प्रिया? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अंकिता, क्या बुलाते हैं हम स्ट्रक्चर को? हर्ष? क्रोमैटिन। क्रोमेटिन, शाबाश, क्रोमेटिन बुलाते हैं, राइट? तो क्रोमेटिन कंडेंस होके बनता है, और कंडेंस करेंगे तो हमारा डीएनए बन जाएगा, डीएनए क्रोमोसोम बन जाएगा। जो क्रोमोसोम होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। कौन सा वाला होता है जो कोडिंग वाला होता है, जो कोड करता है किसी चीज के लिए? कौन सा पार्ट क्रोमोसोम का कोड कर पाता है किसी चीज के लिए? यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन? हर्ष? मैम हेट्रो। हेट्रोक्रोमेटिन करता है, यू नहीं करता? मैम यू करता है गलती से। यू क्रोमेटिन करता है। हेट्रोक्रोमेटिन तो इतना, मतलब जो क्रोमेटिन है ना, बीट्स एंड स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर, ये इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता। दिस इज अ हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन है जो करता है ना प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है? गुड, ओके। और वो कौन से दो साइंटिस्ट थे जिनकी रिसर्च ने कॉन्क्लूसिवली प्रूफ करा था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? किससे पूछा? बताओ, कोई भी बताओ, ये पीछे बोल रही थी, बोल। मार्थ एंड चीज। और उन्होंने क्या यूज किया था एक्सपेरिमेंट में?
बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेजेस, दैट वाज द वायरसेस। गुड, चलो थोड़ा तो याद है, शाबाश। जिन्होंने 3-4 बच्चे पढ़ के आए हैं तुम्हारी 70-80 बच्चों की क्लास में, तो चलो जो पढ़ के आए हैं उनको इजी हो जाएगा, संडे के टेस्ट तक उनका प्रिपेयर हो जाएगा, उनको चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है ना? कि बाकी तो फिर चीटिंग ही कर रहे हो अगर तुम्हारे नंबर आते लेकिन क्लास में तुमसे एक भी आंसर नहीं हो पाता। फिर और क्या रीजन होगा, है ना? चलो आइए, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हो गई थी क्या? एक बार बताना कहाँ तक पहुंचे। मैम बायोजेनेसिस तक किया था। Biogenesis. बायोजेनेसिस करा दिया था मैंने पॉस्चर का एक्सपेरिमेंट। नो मैम, Yes. मैम एक्सपेरिमेंट नहीं कराया था। एक्सपेरिमेंट कर हाउ कम कुछ बच्चों को पता है और कुछ को नहीं, ये कैसे हो सकता है? चलो मैम रिवाइज थोड़ा करा सा लो। बताया था। एक्सपेरिमेंट नहीं कराया, थोड़ा सा नहीं बताया गया, तो एक्सपेरिमेंट होगा नहीं होगा, है ना? चेक। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी हक्सले और उनकी टीम ने, लेकिन उसको सुपर डुपर तरीके से सपोर्ट किया था रेड्डीज, प्लेंजियन, पास्चर ने। इसमें भी इन तीनों में से जो पास्चर का एक्सपेरिमेंट था वो बहुत फेमस है। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान देखिए सबने? ये मैम हिंदी वाला श्वान। स्वान, मेरे को पता नहीं अब तो हिंदी में किसको बुलाता भाई, रिस्क नहीं ले सकती मैं। ये मैम इसी को बुलाते हैं। अच्छा, हिंदी में स्वान बोलते हैं बेटा, वो इंग्लिश को ही तुम हिंदी के तरीके से बोल रहे हो। हिंदी में तो जो कुछ और बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? बतख। बतख। नो मैम बतख नहीं मैम होते। हंस बोलते हैं। हंस होते हैं। अरे दो हंसों का जोड़ा, ये देखो दो हंसों का जोड़ा। फिर यो यो मैम। बतख कहाँ थी ये देखो गुस्सा हो गया तुम्हारी बात पर। व्हाट, हम बतख? इसके हाथ लगी है, देख रहे इसके तीता है, एकदम तीखे से दांत है, तो अब कर देगा तुझे। ठीक है, तो इसकी नेक देखो जरा, कैसे है ना, टेढ़ी से एकदम मस्त सी। ऐसे नेक यूज करी थी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, इसलिए से स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आग जलाई, सबसे पहले चूल्हा जलाया। उस चूल्हे में उन्होंने डाल दिया पानी, पानी के साथ उन्होंने और क्या डाला, खाना, खाने के लिए उन्होंने डाल दिया लेट्स से शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, शुगर मॉलिक्यूल डाले, खाना भी है, रहने की जगह भी है, और साथ में उन्होंने डाल दिया यीस्ट। ओके, अब पहले तो ये जिंदा था, उसको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, वो तो बढ़िया से ग्रो कर रहा है, अपनी पॉपुलेशन एकदम बढ़िया से फैला रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, पानी ऊपर उड़ेगा वेपर की फॉर्म में, और क्योंकि ये स्वान का ये जो नेक है इस शेप में है ना, तो सारा पानी यहाँ के इकट्ठा हो जाता है और एक प्लग जैसा बना देता है। प्लग का मतलब है कि कोई भी चीज बाहर से अंदर एंटर नहीं हो पाएगी, इसने ब्लॉक कर दिया रास्ता, इसलिए ये नेक को लिया था। तो जो वाटर प्लग बना है उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो कोई माइक्रोब अंदर जा नहीं पाएगा। ठीक है, और अंदर जो यीस्ट था वो बहुत गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, I'm dead. डेड हो गया। ठीक है, और अंदर कोई आ नहीं सकता। अब बायोजेनेसिस से पहले की थ्योरी थी ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस क्या कहती थी कि जो नॉन लिविंग है, मतलब डेड ही है ना, जो नॉन लिविंग है उससे लाइफ ओरिजिनेट होगी। तो पास्चर ने कर लो जी, नॉन लिविंग मटेरियल है, खाना भी मैंने दे दिया, जैसे चूहे को तुमने वीट दिया था, ठीक है, पानी एक मीडियम भी दे दिया मैंने, अब यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट होनी चाहिए, यहाँ पे कोई तो माइक्रोब ओरिजिनेट होना चाहिए ना। उन्होंने वेट किया लेकिन कोई माइक्रोब नहीं आया। उन्होंने कहा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग से आती ही नहीं लाइफ। फिर उन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट था, यीस्ट था, उसमें उसमें भोजन डाल देंगे हम लोग, ठीक है, और उसमें पानी डाल देंगे, और फिर उन्होंने उसका जो नेक था उसको ब्रेक कर दिया। तो जब नेक को ब्रेक कर दिया, उसके ब्रेक करने से क्या हुआ, बाहर से चीजें अब अंदर आ सकती थी। तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ भी अब जो यीस्ट है वो डेड ही है, लेकिन अब बाहर से माइक्रोब्स आ सकते हैं। तो आफ्टर अ व्हाइल यू सी कि यहाँ पर आपको माइक्रोबियल ग्रोथ दिखती, माइक्रोब्स ग्रो करने लगे। ठीक है, अभी भी यीस्ट डेड था। तो इससे क्या पता चला कि जो डेड यीस्ट था ना उसने जन्म नहीं दिया माइक्रोब्स को, पर अगर जगह थी तो बाहर से माइक्रोब्स डेड यीस्ट के ऊपर आ गए और उसको खाने लग गए। वो खाना खाने ही तो आए थे। सो ही सेज, ये पास्चर का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने कहा कि नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग नहीं आता, माइक्रोब पहले ही जिंदा थे और बस वो यहाँ पर आए हैं, खाना खा के अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं आता। ये इन्होंने कंक्लूसिवली प्रूफ कर दिया।
समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? यो मैम। ठीक है? मैम अगर हम जो बता रहे हो ये 7.1 वाला फिगर है मैम, जो एनसीईआरटी में 7.1 वाला फिगर है। 7.1 पे कौन सा फिगर है ये बता। मिलर्स एक्सपेरिमेंट। नहीं बेटा, मिलर एक्सपेरिमेंट है वो, ये नहीं है। वो ऐसा दिखता है, मार खाएगा। ये समझ आ गया? यस यो मैम। बहुत आगे। चलो, तो लुईस पास्चर ने क्या कंक्लूड किया कि लाइफ ओरिजिनेट होती है प्री एग्जिस्टिंग वन से। पर इसका ड्रॉबैक क्या था? इस थ्योरी का एक ही ड्रॉबैक था कि इसने ये नहीं बताया पहली लाइफ क्या कहाँ से आई। इन्होंने बताया कि वो जो कंटेनर था जिसमें यीस्ट थे मरे हुए, वहां पर माइक्रोब आया, कुछ माइक्रोब आए और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन फैला ली, ये ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया ना कि धरती पे माइक्रोब कैसे ओरिजिनेट हुआ। सो ये नहीं बता पाते कि फर्स्ट लाइफ कैसे है। ये इसका ड्रॉबैक है, और जहां भी ड्रॉबैक होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं कॉस्मिक थ्योरी। कॉस्मिक थ्योरी पे काफी लोग अभी भी बिलीव करते हैं। कॉस्मिक थ्योरी ये कहती है कि धरती पे लाइफ ना धरती पे ओरिजिनेट हुई नहीं थी, बाहर के किसी ग्रह से स्पोर्स आए थे, ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारे एटमॉस्फेयर को सरवाइव कर गए और धरती के पानी में आके गिर गए। फिर जब फेवरेबल कंडीशंस हुई, थोड़ी धरती ठंडी हुई, तब ये स्पोर जर्मिनेट कर गए और उन्होंने फर्स्ट सेल को जन्म दिया होगा। दिस इज नोन एज कॉस्मिक थ्योरी, कि बाहर से स्पोर्स आए, फ्लरिश हुए और धरती पर लाइफ को जन्म दिया। समझे? यो मैम। इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया ये कहता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो किसी प्लैनेट पे जिंदगी है। जैसे तुम सुना है ना कि मार्स में पानी मिल रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्स में शायद लाइफ हो, है ना, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि दूसरे प्लैनेट पे जिंदगी है, वहां से वो जिंदगियां किसी किसी स्पोर्स या किसी फॉर्म में अर्थ पे आती है, और फिर अर्थ पे आई होगी कभी स्टार्टिंग में, और फिर वो यहाँ पे जर्मिनेट हो गई और उन्होंने एक नई लाइफ को जन्म दे दिया। एक सेकेंड, कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा। तुम्हें भी प्रॉब्लम हुई थी ज्वाइनिंग में? नो मैम। No, ma'am. एक सेकेंड। भाई जब ज्वाइन ना कर पाओ ना, तो तुम्हारे क्लास का कौन है हेड, हमारे बैचेस का कौन देखता है? अरविंद सर है हमारे तो। तो कॉल क्या करो, कॉल क्या करो उन्हें। ठीक है, जब भी पहले बैच में नहीं हो पाता ना, मुझे सीधा आसिफ सर का फोन आ जाता है, तो क्लास ज्वाइन हो जाती है। अब मैंने उसका बाई चांस से मैसेज मुझे दिख गया, नहीं तो मैं मैसेज थोड़ी देख रही हूँ उसको, मैं क्लास पढ़ा रही हूँ ना। तुम्हारी क्लास ज्वाइन नहीं होती है, सीधा कॉल कर दिया करो अरविंद सर को, अरविंद सर मुझे कॉल कर देंगे, अलग अलग बच्चे कॉल करेंगे, या फिर नहीं हो रहा तो मुझे कॉल कर दिया करो। ठीक है, मैसेज मत किया करो, मुझे दिखता नहीं है मैसेज, क्लास की तरफ होता है। ऑलराइट, रुक जाओ। एंटर हो गए ना? बेटा प्लीज कॉल करा करो, मैसेज मत किया करो, ठीक है? ऐसे पता नहीं चलता कि आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। राइट, चलो हम लोग ये वाली थ्योरी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पैनस्पर्मिया, जो कहता है कि दूसरे ग्रह पे जिंदगी थी, वो हमारे धरती पर आई, यहाँ पे आके वो सेल्फ फ्लरिश हो गए और पूरी धरती को एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गए, तो किसी और ग्रह से हमारे यहाँ पे लाइफ आती है। इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं प्रूफ, इसका जो प्रूफ है वो मेटेरॉइड्स है। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? धूमकेतु। धूमकेतु, हाँ होते क्या है? हिंदी तो तेरी सही थी, मजा आया, बड़े दिनों बाद सुना वर्ड। बेटा अर्थ के बाहर इतने सारे बड़े बड़े पत्थर, अभी तुमने सुने हो, वो घूम रहे हैं ग्रेविटी में, जब वो आ जाते हैं तो अर्थ की तरफ फिर भाग के आते हैं। कॉमेट, यस, अर्थ की तरफ भाग के आते हैं। तो अर्थ की तरफ भाग के आते हैं तो तुम उसको टूटता तारा कहते हो, पर वो होते तो मेटेरॉइड्स है ना, और अब वो जलने लग जाते हैं क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उनको खींचती है, और फिर वो मोस्टली एनवायरनमेंट में ही टूट ऐसे बिखर जाते हैं एनर्जी के फॉर्म में। पर कुछ कुछ सरफेस पे गिरते हैं,
तो जब मेटेरोइड्स गिरे और मेटेरोइड्स को स्टडी करा गया केमिकली, तो इनके अंदर भी वही मिला जो हमारे अंदर है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेसिक चीजें ही मिली। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ के बाहर भी ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनके पास वही चीजें हैं जिनसे हम बने हैं, हम भी तो इन्हीं चीजों से बने हैं ना, तो बाहर भी ऐसी चीजें घूम रही है। इसलिए हम बिलीव करते हैं कि हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो अर्थ के ऊपर ऐसे मेटेरोइड्स गिरे हो जिसने अल्टीमेटली पानी के अंदर लाइफ को जन्म दे दिया हो। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेंस्पर्मिया, ठीक है। यो मैम। लास्ट हमारे पास जो थ्योरी आती है दैट इज ऑपरेन एंड हेल्डन का कॉन्सेप्ट। ऑपरेन एंड हेल्डन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अभी तक जितना भी हमें समझ आया ना वो इन्होंने समझाया कि ऐसा हुआ होगा। इन्होंने थ्योरी बताई है, मतलब ऐसे बोला है कि ये ऐसा हुआ है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा था दूसरे साइंटिस्ट ने, जब वो पिक्चर पूछ रही थी ना, वो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट की, उन्होंने इनकी थ्योरी को प्रूव किया था। ऐसा कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी थ्योरी है चावल बनने में 15 मिनट लगेंगे, मैंने बोला है, मैंने अपनी कैलकुलेशन करी है, मुझे लगता है 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो तुमने क्या किया, हर्ष ने जाके वो चावल बना दिए और चावल एक्चुअल में 15 मिनट में बन गए। तो हर्ष ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा और मैंने थ्योरी दी। तो साइंटिफिक वर्ड में ऐसे ही होता है, कुछ लोग थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल करते हैं। तो ऑपरेन हेल्डन का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, की धरती पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। इसमें जो हेल्डन थे ये इंडिया में ही सेटल हुए थे बाद में, ठीक है। तो यहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाया और बहुत सारी जगह पे इन्होंने रिसर्च करी है। नाउ इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहला क्वेश्चन ये बनता है सबसे ज्यादा कौन सी थ्योरी एक्सेप्ट होती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये जो स्टेटमेंट है इसको रिवर्स करके लिखते हैं, ए बायोजेनेसिस इज फॉलोड बाय बायोजेनेसिस, इसको उल्टा कर देंगे, बायोजेनेसिस इज फॉलोड बाय ए बायोजेनेसिस। जिस बच्चे ने रिवाइज नहीं किया वो इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है फिर, क्योंकि दोनों वर्ड एक जैसे दिखते हैं। तो ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन लिविंग से क्या बनना, लिविंग। लिविंग। तो उन्होंने कहा कि धरती पे पहले नॉन लिविंग मटेरियल से ही लिविंग बना, मतलब पहला जो सेल था वो नॉन लिविंग मटेरियल से ही बना। फिर उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, एक सेल बन गया, उसी से आगे लिविंग बने। तो जब लिविंग से लिविंग बनते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, बायोजेनेसिस। है ना। और नॉन लिविंग से लिविंग बनते हैं उस थ्योरी को बुलाते हैं ए बायोजेनेसिस। तो पहले ए बायोजेनेसिस हुई, फिर बायोजेनेसिस हुई है, तब धरती पर लाइफ आई है। समझ आई बात। और ये सब पानी में हुआ है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दी थी, इसे नोट करो। तो आप ये रिपीट कर सकते हो? हम्म। ऑपरेन हेल्डन ने कहा कि ये पानी है ना, पानी में ये एलिमेंट्स घूम रहे थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, नॉन लिविंग है सारे के सारे। इन्होंने कहा पहले ये नॉन लिविंग मटेरियल इकट्ठे हुए और इन्होंने मिलकर सेल बनाया, तो नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग मटेरियल आया। ये थ्योरी है ए बायोजेनेसिस की। इन्होंने कहा पहले ऐसे ही हुआ, उसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाद में इन सेल ने आगे चलते चलते सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आगे चल के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया। दिस इज अ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ना। यस मैम। इसी को अगर मैं एक ही लाइन में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी ए बायोजेनेसिस, जिसके बाद हुई बायोजेनेसिस। सो ए बायोजेनेसिस फॉलोड बाय बायोजेनेसिस, ये कॉन्सेप्ट दिया है ऑपरेन एंड हेल्डन ने। समझ आया? मैम जो ये आप पढ़ा रहे हो ये सभी थ्योरी से बुक में नहीं है? जो मैं ये पढ़ा रही हूँ बुक में नहीं है, हाँ ये बाहर चला जाता है थोड़ा सा, पर इनसे क्वेश्चन आते हैं नीट के, अभी कराऊंगी मैं तुझे, ठीक है। हाँ चलो लिख लिया। यो मैम। ओके, ना ऑपरेन हेल्डन की थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मुझे बता दो फिर फटाफट से कि प्रिमिटिव अर्थ कैसा दिखता था, फटाफट चैट में लिखो, तो मैं पानी पी रही हूँ, तो एक साथ बोलते मुझे कुछ समझ नहीं आता है। लिखो भाई, हम लिख दिए। मुझे भी नहीं लिखना।
यस, वेरी गुड। देखो इसको छोटे में अगर मैं लिखूं, प्रिमिटिव अर्थ में पहले एटमॉस्फेयर नहीं था, एटमॉस्फेयर वाज एब्सेंट। प्रिमिटिव अर्थ बहुत ज्यादा हॉट थी। प्रिमिटिव अर्थ में थंडरस्टॉर्म होते होंगे, बिजली कड़कती होगी, है ना, तो सारे के सारे थंडरस्टॉर्म हो गया। इसके अलावा वहां पे कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, एब्सेंट थी। तो जब फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट होती है ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं कि वो रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है जी। ये प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी, राइट। अब वहां पे पानी, अब वो वाली स्टेट याद करो जब पानी बन गया, उन्होंने यहाँ से एक्सप्लेन किया था। तो पानी बन गया, चारों तरफ पानी फैला, ओशियंस बने हैं। अब ओशियंस के अंदर जहाँ पानी है, बेटा पानी के अंदर मिनरल्स भी है, मानते हो? मिनरल्स डिजॉल्व। तो अब जो टर्म दिया है ना वो स्पेसिफिकली हेल्डन ने दी है ये स्टेटमेंट, तो ये याद रखना कि ओशियंस है और उसके अंदर आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, राइट। तो इन्होंने कहा, हेल्डन ने, कि जो प्रिमिटिव अर्थ थी वो कैसी दिखती थी। उन्होंने कहा ये जो प्रिमिटिव अर्थ थी ना, ये ऐसे लगता था जैसे एक बहुत बड़ा सा बाउल है, बहुत बड़ा सा बाउल है जिसके अंदर उबल रहा है सूप, ठीक है। सारा सारा जो ब्लू कलर का लिक्विड है ये सूप है, और सूप के बीच में कुछ ना कुछ खाने वाला होता ही है ना, कभी नूडल्स होते हैं, कभी चंक्स होते हैं किसी चीज के, कोई भी वेजिटेबल, चिकन सूप बना लो, कुछ भी बना लो। तो उन्होंने कहा उसके बीच में एलिमेंट्स है। तो कह रहा प्रिमिटिव अर्थ भी ऐसी थी। मुझे बात बताओ, ये जो पानी है प्रिमिटिव अर्थ का, ठंडा होगा या उबल रहा होगा? बढ़ रहा होगा। मैम हॉट वाटर होगा। हाँ, उबल रहा था, इतनी गर्मी थी। तो उन्होंने कहा पहले प्रिमिटिव अर्थ ऐसी थी, फिर अर्थ हुई थोड़ी कूल। जब अर्थ थोड़ी कूल हुई ना, तो इसके पानी में ये जो एलिमेंट्स थे ना, ये आपस में पास आने लग गए, अलग अलग कॉम्पोजिशन में एक दूसरे के थोड़े थोड़े पास आने लग गए। तब इन्होंने पहली बार एक स्ट्रक्चर को जन्म दिया होगा जो होगा हमारा फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर। और लेटर ऑन ये फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर विल चेंज इनटू व्हाट? इट विल चेंज इनटू अ फर्स्ट सेल। और फर्स्ट सेल कौन सा था हमारा? प्रोकैरियोटिक सेल। तो उन्होंने कहा इस तरीके से धरती पे जो पानी में लाइफ ओरिजिनेट हुई है, इन्होंने बोला था, जो हम पढ़ते हैं ना कि लाइफ ओरिजिनेट इन वाटर, ऑपरन एंड हेल्डन का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो सूप वाली लाइन थी वो स्पेसिफिकली हेल्डन ने बोली थी, बाकी ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑपरन और हेल्डन ने एक्सप्लेन किया था। समझ आया? यो मैम। गुड, आंसर सही है तुम लोगों का, राइट। नाउ primitive hot oceanic water rich in mineral were referred to as hot dilute soup by Heldon। तो हेल्डन ने इसे रेफर किया था, ये नीट पूछता है इसलिए इसको ऐसे लिखा है। थ्योरीज आपको हेल्प बुक से पढ़नी पड़ेगी और कहीं मिलेगी नहीं, इंटरनेट से खुली मत पढ़ना, बिकॉज अगर इंटरनेट से कुछ पढ़ते भी हो तो वहां पे लिख दिया करो नीट, ताकि नीट लेवल तक का ही है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। ओके, चलो मूविंग ऑन। अब इन्होंने बोला, ध्यान से सुनना, कि ये जो, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर आए, अब ये जो सेल लाइक स्ट्रक्चर है, हर बार ये इतनी लंबी लाइन बोलेंगे हम, सेल लाइक स्ट्रक्चर, सेल लाइक स्ट्रक्चर, इसको कोई नाम भी तो देंगे ना। सो दिस सेल लाइक स्ट्रक्चर्स वर कॉल्ड प्रोटोबायोन्स। क्या नाम दिया इनको? प्रोटोबायोन्स, सेल लाइक स्ट्रक्चर है। अब इन्होंने बोला, तब साइंटिस्ट क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि वो पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर कैसे दिखते होंगे, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट आए, एक ऑपरन ने प्रोटोबायोन बनाया और एक थे सिडनी फॉक्स। बहुत सारों ने बनाया, लेकिन इनके दो कॉन्सेप्ट को हम बहुत मानते हैं। ऑपरन ने कहा कि जो प्रोटोबायोन होंगे ना, उसमें क्या मिलता होगा, वो ना कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से मिलके बने होंगे पानी के अंदर। सिडनी फॉक्स ने कहा कि प्रोटीन तो होगा उसमें, ठीक है, मान ली मेन मान लिया प्रोटीन है, लेकिन उसने कहा उसके अंदर लिपिड भी है, ठीक है। तो तुमको याद क्या रखना है कि सिडनी फॉक्स ने जो प्रोटोबायोन कहा था उसमें लिपिड था, ऑपरन वाले में लिपिड नहीं था, वो प्रोटीनेशियस था, ठीक है। अब जो ऑपरन ने प्रोटोबायोन कहा था ना, जो केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी बता दी। देखो, इमेजिन प्रोटोबायोन इज नथिंग बट नूडल्स, ठीक है, नूडल्स है ये। नूडल्स एक बहुत बड़ी टर्म है। अब अगर मैं बोल दूं मैगी, तो उसकी स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होगी ना। यो मैम। अगर मैंने मैगी बोल दिया है तो वो भी अभी भी नूडल ही ना, लेकिन एक टाइप ऑफ नूडल है। तो मैगी मैंने बोल दिया, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एक टाइप का प्रोटोबायोन। अगर मैंने बोल दिया yippee, वो भी तो नूडल्स है, पर वो भी एक टाइप के हो गए, राइट। तो ऑपरन ने जो प्रोटोबायोन बोले थे उनका नाम अलग है, उनको हम बुलाते हैं कोइसरवेट्स, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल मैगी जस्ट लाइक कोइसोवेट्स। और जिनमें लिपिड्स होता है उनको सिडनी फॉक्स ने नाम दिया माइक्रोस्फीयर। ठीक है, वो ये पी नूडल्स हो गए। ये बात समझ आई प्रोटोबायन और कोइसोवेट का फर्क क्या है? सेम ही चीज है। Yes. प्रोटोबायन बड़ी टर्म है, उसी के अंदर दो टाइप के हो सकते हैं। क्लियर? Yo-yo मैम। ठीक है, लिख लिया बेटा। अंगूठा लगा दो। इतना पढ़ाया लिखा है तुम्हें क्यों है अंगूठा लगाने के लिए? क्या बात। तो देखो, प्रिकर्सर्स ऑफ द सेल दैट इज अ प्रोटोबायोंट। टाइप कौन सी पढ़ी हमने? दो टाइप पढ़ ली। ऑपरेंट कहता है वो कोइसोवेट्स है, सिडनी फॉक्स कहती है वो माइक्रोस्फीयर है। सिडनी फॉक्स के माइक्रोस्फीयर में क्या मिलता है आपको? मेनली लिपिड प्लस प्रोटीन। और कोइसोवेट्स में आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। पानी तो तीनों के आसपास हो गई। अब ये बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं बने हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल सर्कल बन गए, इसमें अभी भी सराउंडिंग से लेना देना है। क्योंकि अगर ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाते तो सेल नहीं हो जाते, है ना? क्लियर सबको? Yo-yo मैम। ऐसे इनके आने का कोई ऑर्डर नहीं है, हमें अभी भी नहीं एग्जैक्टली पता कोइसोवेट सही है या माइक्रोस्फीयर सही है, पर हम अज्यूम करते हैं कि इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर होता होगा, राइट? चलो आगे चले। ये मैम। चलिए Yo-yo मैम। अब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने तो थ्योरी में बता दी, ये इन्होंने अपना सोचा, इतना इन्होंने इतनी साइंस पढ़ी है, फिर इन्होंने थ्योरी दी धरती ऐसे बनी होगी। सोचो कितने इंटेलिजेंट होगी, कितना एक्यूरेट सोच सकते हैं। इनकी थ्योरी को जिन्होंने टेस्ट किया था वो थे यूरे एंड मिलर। दो लोग थे यूरे एंड मिलर, उन्होंने इनकी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया था। तो अब आता है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में अब पेज नंबर खोल लो, वो पेज इस ये डायग्राम वाला, बताना कौन से पेज पर है? मैम 128। 128। ठीक है, देखिए यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया ऑपरेन एंड हेल्डन की थ्योरी। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि उन्होंने किया क्या? एक्सपेरिमेंट करके बताया कि सच में धरती में सबसे पहले प्रोटोबायोन्स बन गए होंगे, जैसी धरती की कंडीशन थी। सोचो उन्होंने बना दिया। अगर मेरे को एक बताना है कि आज से कितने पहले धरती बनी थी? अर्थ वाज फॉर्म हाउ लॉन्ग अगो? हाँ पलट ले 4.5 पलट ले billion पेज years पलट ले, पहले। 5 billion। पलट ले पलट तू पलट ले पेज 4.5। पेज पलट के तो मैं भी बोल ही लूंगी। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर कब आया था? हाँ पलट 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 अच्छे से पेज पलट। मैम फर्स्ट सेल पूछो। सेल लाइक स्ट्रक्चर, सेल नहीं पूछ रही मैं, पलटेगा कहाँ लिखा है? कुट खाएगा तुम, कर ले बंद। सोचो ये देखना चाहते हैं कि अर्ली अर्थ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी, यानी कि इनको अपनी लेबोरेटरी में अर्ली अर्थ की कंडीशन बनानी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन कि इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट ड्राइव किया, इन्होंने अपनी लैब में खुद ऐसा सेटअप बनाया कि प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशन आए। तो प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी? अगर एक ग्लास का बाउल है तो मैं इसके अंदर बनाना चाहती हूँ प्रिमिटिव अर्थ, तो प्रिमिटिव अर्थ में कैसी गैसेज आसपास घूमती हुई मिलती होगी? हाइड्रोजन, हीलियम। Helium। चारों को उड़ा दे। अबे हीलियम नहीं, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन, मीथेन, और अमोनिया, अमोनिया, और वाटर। वाटर वेपर्स, वेपर्स। ठीक है जी। वाटर इन गैसियस स्टेट। इस गैसियस स्टेट इज द वेपर फॉर्म ना। अब डायग्राम देखते तो मैं भी Yes, बता ma'am. दूंगी, सिर्फ वैसे पूछ रही हूँ। और वहां पर वो भी होंगी ना, बिजली कड़कती होगी बढ़िया से, राइट? थंडरस्टॉर्म भी होंगे हमारे वहां पे, और वहां पर हाई टेम्परेचर होगा, ये मैम। टेम्परेचर भी हाई होगा, ऐसी कोई कंडीशन होगी। ऐसी कंडीशन इन्होंने लैब में क्रिएट करी। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन कहाँ से आएगा? देखो कितने दिन का एक्सपेरिमेंट था? 18 दिन। इन्होंने सेटअप लगाया, 18 दिन के लिए छोड़ दिया, 18 डेज के बाद उन्होंने उसका रिजल्ट देखा था। तो ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट। कौन सी गैसेज यूज हुई? हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, गैसेस फॉर्म में ये सब यूज हुए। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। करंट कितना गया? 7500 वॉट्स का करंट यूज हुआ है।
ताकि आपको ऐसा लगे कि थंडरस्टॉर्म जिस तरीके के उस टाइम फॉर्म होते होंगे ना, इतने वॉट्स के होते होंगे, और टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। पिघल जाएंगे हम तो अब, इतना टेम्परेचर था। ये सब पे क्वेश्चन बनता है, हर एक लाइन पे लिखा आप लोगों ने। यो मैम। अब मैं आपको यही चीज ना डायग्राम में लिखवा देती हूँ तो ज्यादा इजी रहेगा। देखो ये इनका सेटअप है, इनका सेटअप लेबल होने के लिए नीट में आ चुका है। टेट में सेटअप भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे क्या लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो अब इसका सेटअप समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, चलिए। So, ये देखो, ये जो गोलू गोलू है ना, ये हमारी प्रिमिटिव अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर ये प्रिमिटिव अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो स्पार्क जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क जो जनरेट कर रहे हैं, दीज आर द टंगस्टन। टंगस्टन से बने होते हैं। टंगस्टन तो नहीं मैंने वैसे क्वेश्चन में देखा, पर चलो मैंने बोल दिया तो मैं अपने शब्द वापस नहीं लेना चाहूंगी। लिख लो अब, टंग स्टन कितने वॉट जनरेट कर रहे थे? 7,500 हाँ 7,500 हाँ। बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर, यहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा डब्बे में? 800 डिग्री सेल्सियस। बिना डिग्री के भी कोई नंबर का मतलब होता है? पूरा बोलो। 800 डिग्री सेल्सियस है ना। और गैसेस कौन सी? इथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, क्योंकि गैसियस फॉर्म में लिखा है ना सबको, तो वाटर वेपर है। ये क्वेश्चन में वेपर आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोजन, ये चारों यूज हुई। लेबल कर लिए सब कुछ? यो मैम। अब देखो क्या करा, बॉइलिंग वाटर, पानी को बॉईल कर दिया, गुरु 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 गुरु। पानी बॉईल होगा तो वेपर बन जाएगा। यो मैम। वेपर बनेगा तो वेपर फॉर्म में भागेगा, भाग के गया गुरु 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 गुरु, और यहाँ के गिर गया। यहाँ पे सारे वेपर फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, यहाँ पे अच्छे से इलेक्ट्रिक चार्ज दे दो आप। इलेक्ट्रिक चार्ज दे दोगे तो सारी चीजें आपस में रिएक्ट करने लग जाएगी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, आपस में रिएक्ट करने लग गए। जो भी रिएक्ट करा इन गैसेस ने, वो सब के सब पानी के वेपर के साथ मिक्स हो गई। अब पानी नीचे गिरा क्योंकि भारी हो गया है ना। अब खा पी के जब भारी हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं ना धम करके बेड पे, राइट। तो हम मोटू से ऐसे गिर गए। तो ये मेरे वाटर वेपर्स है जिनके पास ये सारे एलिमेंट्स होंगे। वाटर वेपर एक मशीन के अंदर से गया, विच इज अ कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगी, वाटर वेपर को चेंज कर देगी किसमें? सॉलिड में। बेटा सॉलिड मतलब अभी लिक्विड फॉर्म है, सॉलिड नहीं। कंडेंस कर रही है लिक्विड फॉर्म में। ऐसे आइस क्रिस्टल नहीं बना दे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, कहाँ खुरेशते रहेंगे बर्फ। तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में पानी आ गया। यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ से इन्होंने सैंपल ले लिया पानी का। अब जब कितने दिन एक्सपेरिमेंट चला था? 18 डे के बाद यूरे मिलर ने जब इसे ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि पानी के अंदर उनको छोटे छोटे अमीनो एसिड मिले। सबसे बेसिक अमीनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन। तो उनको वो बने मिले। अब देखो अमीनो एसिड किससे बनते हैं? COH, NH2H, और यहाँ पे हाइड्रोजन कोई भी ग्रुप लगा दो तो ये ग्लाइसिन है, तो यहाँ पे एक और H लगता है। इस बेसिक सबसे छोटा सबसे इजी अमीनो एसिड है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से तो बना ये सब कुछ। तो अगर प्रिमिटिव अर्थ पे ऐसी कंडीशन थी और अमीनो एसिड बन सकते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाएंगे, और प्रोटीन से तो बॉडी बनती है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी उससे सेल ओरिजिनेट कभी हुआ होगा। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ऐसा नहीं पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया, लेकिन इन्होंने बताया कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो ये मिलके ये छोटे छोटे मोनोमर पॉलीमर बना सकते हैं प्रोटीन का, और उससे सेल लाइक स्ट्रक्चर बन सकता है। सो इसलिए इनका एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि प्रिमिटिव अर्थ पे पानी के अंदर लाइफ ओरिजिनेट हुई हो। समझ आई? यो मैम। सबने लेबल कर लिया सब कुछ? यस मैम। यो मैम। मैम प्लीज एक वेट करना। 1 मिनट में मैं क्या करूं? मैम थोड़ी सी लेबलिंग रह गई है लास्ट के 2-3 ना बस। ले मत तो कुछ कही नहीं रही। हरी हरी हरी। डन मैम। चलो जी, सो अभी कंक्लूड करें इसको। क्या समझा हमने? तो हमने सबसे पहले समझा धरती बनी। धरती कौन से किससे बनी थी? थ्योरी क्या थी? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है ना।
और हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा होगा, है ना। तो बेटा जितना तुमको समझ में आया उसको लिखो फ्लो चार्ट में फटाफट कॉपी में। यू हैव 2 मिनट्स, नहीं ज्यादा दे दिए मैंने, 1.5 मिनट है तुम्हारे पास। स्टार्ट। जितना तुमको समझ आया ना, अर्थ बनी उसमें से पहले क्या आया होगा, किस तरीके का सेल आया होगा, सेल आया नहीं आया, क्या होगा, जो तुम्हें समझ आता है उसे फ्लो चार्ट में लिखो। जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि अब मैं जब लिखवाऊंगी तुमने लिख रखा होगा तो थोड़ा जल्दी समझ आएगा, नहीं तो तुम भूल जाओगे। रिवोल्यूशन तो भुलवा देता है। बेटा 30 मिनट्स लेफ्ट। ओके। मनीषा का हो गया या बेटा डाउट है? मैम हो गया। ओके ठीक है। बाकी बच्चों 30 मिनट्स लेफ्ट। 30 सेकेंड्स हो, मिनट नहीं। चलो 30 सेकेंड्स को हुए भी 30 सेकेंड्स हो गए। देखो साथ में बनाएंगे, तुम लोग चेक करते रहना, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स है जो तुमने नहीं लिखे होंगे, बट अब मैं बताऊंगी ना तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ कि पढ़ के आया करो, तब ज्यादा समझ में आता है। ये मैंने खुद ट्राई करके देखा एक्चुअली ना, स्कूल कॉलेज में, तो इसलिए बोल रही हूँ। बाकी तो तुम हरी मिर्ची है। देखो पहले अर्थ बनी, अर्थ में पानी इकट्ठा हुआ, हम वहां से स्टार्ट करेंगे स्टोरी। तो वहां पे जब पानी इकट्ठा हुआ तो सबसे पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर बना। सेल लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज प्रोटोबायोंट। प्रोटोबायोन्ट्स, ठीक है। कोइसरफेट या माइक्रोस्फेयर पहले आया हमें नहीं पता, प्रोटोबायोन्ट्स ही कहते हैं हम तो भाई, प्रोटोबायोन्ट्स आए। प्रोटोबायोन्ट्स और डेवलप हुए और उन्होंने जन्म दिया प्रोक्रियोटिक सेल को ना। अब प्रोक्रियोटिक सेल इज बेसिकली बैक्टीरिया, में सोल मेंबर ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल तो बैक्टीरिया ही है। अब कौन से वाले प्रोक्रियोट पहले आए कौन से बाद में, इस पे नीट क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले जो प्रोक्रियोट आया होगा क्या वो खाना बनाता होगा? तो हेटेरोट्रोफ। नो मैम। हेटेरोट्रोफिक, खाना नहीं बनाता तब। लेकिन कब तक चलेगी ये आराम वाली जिंदगी, कभी तो भोजन बनाएगा। लेकिन उसने खाना बनाना स्टार्ट किया, लेकिन अभी सनलाइट यूज करनी नहीं आती थी क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट था ही नहीं। क्लोरोप्लास्ट अभी नहीं आया, देखो ये बैक्टीरिया की बात हो रही है, प्लांट में मत चले जाना। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं था इसके पास, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफिक तो बने। देखो टाइम होगा ना जब खाने की कमी होने लगी तो खाना बनाना स्टार्ट किया इन्होंने, लेकिन विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। तो दीज वर केमो ऑटोट्रॉफ्स। तो पहले ऑटोट्रॉफ थे केमिकल ऑटोट्रॉफ, जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी ड्राइव करके खाना बनाते थे, सनलाइट से एनर्जी नहीं लेते थे। लेकिन कब तक वंचित रहेंगे सनलाइट से, अब सनलाइट भी यूज कर लेंगे। तो अब आपके पास आ गए फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, देखो ऑटोट्रॉफ्स अगर तुम्हें वर्ड नहीं पता, मेरे को पता नहीं बॉटनी किसको कितनी आती है, मैं ज्यूम करती हूँ नहीं आती, है ना, खुश हो गए, क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है खाना खुद बनाएंगे, कुक कुक खुद करेंगे। फोटो का मतलब है सनलाइट यूज करेंगे, ठीक है जी। अब खाना बनाने का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। उसमें क्या यूज होता है, अगर आपको खाना बनाने का प्रोसेस एज अ प्लांट में, CO2 प्लस H2O इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन,
बाय प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन लिखता है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से? कार्बन डाइऑक्साइड। हे भगवान, इनका तो काम हो लिया। वाटर से आता है। वो तो मैंने एरो बना लिया, अब तो देख ही लेगा। दिमाग खराब है, आंखें थोड़ी खराब है तेरी है बेटा। जल ही कल है, जल से ही ऑक्सीजन आता है, प्लांट पानी को ही तोड़ते हैं। कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को तुड़वा दिया तुमने? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओहो दैट शेम। पत्ते ने सुन लिया ना, सारे पत्ते झड़ जाएंगे बेटा, जोर से मत बोलना। पानी से आता है। तो फोटो ऑटोट्रोफ जो पहले आए थे ना, वो पानी यूज नहीं करते थे, दे यूज फोटो, दे डू फोटोसिंथेसिस बट यूज व्हाट? H2S एज कंपेयर टू वाटर। हरी राम, अब इसमें एक और रिएक्शन होता है, रहने दो, मैंने करा दिया तो तुम भागे ना जाओ, रुक जाओ, छोड़ो। जब मैं सल्फर रिलीज होती है उसमें। हाँ मेरी लाल, बिल्कुल शुक्र है। ठीक है, फोटोट्रोफ है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, तो नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लास्ट में हार के, ऐसा नहीं है हेटरोट्रोफ गायब हो गया, हेटरोट्रोफ अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बैक्टीरिया हर तरीके के दुनिया में फैले हुए हैं। हम सब मर जाएंगे, ये रह जाएंगे, मैं बता रही हूँ सच्ची। फिर आएंगे फोटो ऑटोट्रोफ्स, अभी भी फोटो ऑटोट्रोफ्स है, लेकिन ये वो वाले फोटो ऑटोट्रोफ्स है जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। H2 को यूज गुड, करते हैं। वाटर यूज करते हैं, तो ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, बनाते नहीं है, रिलीज करते हैं। ठीक है जी, तो ये कहानी रही होगी। फिर उसके बाद फोटो ऑटोट्रोफ्स के बाद फाइनली एक समय आया कि बस बहुत हो गया, यूक्रियोटिक सेल बनाएंगे। यूक्रियोटिक सेल का जन्म हो गया। टन 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 टन। ठीक है जी, फिर यूक्रियोटिक सेल ने आगे आगे चल के ऑर्गेनिज्म बना दिया होगा। तो कुछ इस तरीके से फोटो ऑटोट्रॉफ्स बिना क्लोरोप्लास्ट के कैसे बनाते थे खाना? केमिकल यार, क्लोरोप्लास्ट के बिना ओ मेरे लाल, क्लोरोप्लास्ट की ग्रीन पिगमेंट था उनके पास, लेकिन वो बस वाटर की जगह सल्फर यूज कर लेते थे, H2S यूज कर लेते थे, बस इसलिए। क्योंकि जब वाटर ब्रेक होता है ना, तो वाटर ब्रेक होने से ना इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो वो H2S को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन निकाल लेते थे। इतना एफिशिएंट नहीं होता था, पर उनके काम चल रहा था। ठीक है, यो मैम। सनलाइट की जरूरत होती है पानी को तोड़ने के लिए, तो वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे ना पानी के अंदर, उस एनर्जी से H2S के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे थे, उसको सनलाइट की जरूरत नहीं थी। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का बस यही काम होता है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़े और जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा है उसको इधर उधर भागने दे, वो सनलाइट की वजह से होता है। तो वो सारा का सारा जो काम था वो एनर्जी ने रिप्लेस कर दिया था, पानी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे उसकी एनर्जी। ठीक है, ओके यो मैम। डन। यो गडल है तू लेट्स सी किसको कितना समझ में आया है। क्वेश्चन करके बताओ क्वेश्चन। बेटा ध्यान से बनना, आंखें बंद करके जो पढ़ेगा उसका तो पक्का गलत होगा। ओहो, आवाज आ रही है पीछे से? आवाज आ रही है नहीं? यस मैम। यो मैम आ रही थी अभी। नीचे वाले अंकल नीचे वाली आंटी को बहुत तंग करते हैं। मेरी ऑनर नहीं, उनकी मेड है, उनको पता है। जी, अगर बुक से देख के करे तो लानत है, खुद से करना था। From the experiment, SL Miller produces amino acid by mixing the following closed vessel. क्या क्या मिक्स किया उन्होंने? उन्होंने किया हाइड्रोजन, उन्होंने किया अमोनिया, उन्होंने किया मीथेन, उन्होंने किया वाटर वेपर्स, और उन्होंने एट 800 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट किया। आंसर वुड बी ए। गलत कैसे होता? ये अभी गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन, इसलिए मुझे कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन कराने पसंद नहीं है। उस टाइम आंसर हो जाता है, जैसे फिर उनको पता नहीं चलता उन्हें क्या नहीं आता। हो देखो, ये गलत कैसे होता अगर ये क्वेश्चन तुम कल या परसों में करते, क्योंकि तुम पढ़ के तो आते नहीं, जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ। मुश्किल से तुम में से 3 से 4 बच्चे हैं जो सिंसियरली पढ़ते हैं, आज वैसे ज्यादा पढ़ के आए थे, मुश्किल से 10 बच्चे हैं चलो,
तो जो नहीं पढ़ के आते हो वो कहाँ फंसते हैं, ये CH4 है, ये CH3 है, फर्क नहीं याद आता इसमें। जब पेपर का प्रेशर होता है तब समझ नहीं आता, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती। तो इसको याद करने का एक तरीका से भी है कि जो गैसेज हुई थी उसमें हाइड्रोजन 2 वाले थे, हाइड्रोजन 3 वाला था, हाइड्रोजन 4 वाला था। ये तो 2 यूज हुए, 3 यूज हुए थे। NH3 में 3 वाला था, CH4 में 4 वाला था। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, पर याद रखना यहाँ से गड़बड़ी हो गई थी, तो यहाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया था। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में टेम्परेचर गलत दे दिया था। इट लुक्स वेरी इजी ना, 800 है, 600 और 800 में कंफ्यूज होना बहुत ईजी है। ये दोनों ऑप्शन इसलिए गलत हुए हैं। सो ये क्वेश्चन एक्चुअल में डिफिकल्ट था जब ये नीट में आया होगा। जो बच्चा रिवाइज नहीं करके आया होगा वो परेशान हो गया होगा। सिर्फ एक यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट के अपैरेटस पे क्वेश्चन है ये, एक्सपेरिमेंट भी नहीं पूछा। आंसर ए है, तो ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन से ये पता चलता है। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना, बिना नोट्स को देखो। सो लेट्स सी तुम्हें कितना याद है, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हो ना। ध्यान से पढ़ना, बस सिर्फ ध्यान से पढ़ना ही ट्रिक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, करेक्ट बताना है आपको। तो इसमें देखो, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अंडरलाइन करते हैं करेक्ट इनकरेक्ट, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर ही ऊपर ही सॉल्व सॉल्व करते करते हैं। क्वेश्चंस को शाबाश, स्टेटमेंट्स में। सीख गया तू है लड़के। सो फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम, यार ये तो एंड में ही बना होगा, ये पहले कहाँ बन गया, एंड में आया होगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात हो रही है, तो एंड में DNA के साथ बने हुए सेल तो बाद में बने होंगे, तो ये लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर एंड ऑर्गेनिक मोनोमर, तो बेटा पहले मोनोमर आए होंगे सिंगल, फिर बहुत सारे मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं। दैट मींस डेफिनेटली पहले सेकंड आया होगा, उसके बाद थर्ड आया होगा। इतना तो क्लियर है। अब हमें फर्स्ट जाना है, फर्स्ट कहाँ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स। अब प्रोटोबायोन्स बने किससे थे, मैम लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन किससे बनते हैं, मैम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिले, मिलके उन्होंने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना लिए होंगे, ठीक है। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर कह देती हूँ। मोनोमर ने मिलके चेन बनाई होगी, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, ऐसी होगा ना। अब एक चेन होगी लिपिड की, एक चेन होगी प्रोटीन की, ठीक है। लिपिड का थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट। और इन्होंने मिलके क्या बना दिया, प्रोटोबायोंट, ऐसी हुआ ना। यो मैम। दैट मीन्स मोनोमर एंड पॉलीमर पहले आए, प्रोटोबायोंट बाद में आए, तो वन वाला यहाँ लिखूंगी। तो सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, जिसको इतना डिटेल में नहीं पता होगा, तो आंसर वुड बी, हाँ सी, आंसर वुड बी सी। क्लियर है सबको, यो मैम। चलो नेक्स्ट, ट्राई दिस वन, ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, आता है तुम्हें, आई एम प्रीटी श्योर। मैम प्रीसमेबली का मतलब? कौन सी वाला, मैम प्रीसमेबली। हम अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा, पहले से अज्यूम करते हैं, ओके।
देखो 2-3 आंसर और आ सकते हैं। आशीष लेफ्ट। ऑलमोस्ट सबका ये है, चेक कर लेते। फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन में करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, सही ढूंढना है, सत्य वचन ढूंढना है। ध्यान से पढ़ते हैं। The earliest organism that appeared on the earth were non-green and presumably anaerobic. जो पहले ऑर्गेनिज्म, देखो ऑर्गेनिज्म बोल दिया उसने, अगर उसने ऑर्गेनिज्म बोल दिया तो तुम कहाँ से प्रोटोबायोन्ट्स को कंसीडर करोगे? यो मैं इधर आ, जल्दी आ इधर, तू तैर के आ, तो को मुक्का मारूं। अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स पूछ को रहे हैं ना? करके। हाँ ऑर्गेनिज्म बोल दिया ना बेटा, तो प्रोक्रिएट करेगा। देखो एक सेल पूरा बन गया ना, बैक्टीरिया बन गया ये, है ना, 1 सेल का हम बैक्टीरिया मेन सोल मेंबर मानते हैं, ऑर्गेनिज्म है ना ये। जब उसने ऑर्गेनिज्म बोल दिया ना तो तुमने सेल से कंसीडर करना था, ठीक है, तो कैप को थोड़ा ठीक करो। तो ऑर्गेनिज्म बोल दिया गुड़िया, तो ये ऑर्गेनिज्म का मतलब है आप प्रोटोबायोन से कंसीडर नहीं करोगे, उसके बाद से करोगे। दे अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन, वो कह रहे जो पहले सेल थे वो नॉन ग्रीन थे। नॉन ग्रीन थे मतलब खाना नहीं बनाते होंगे खुद का, तो पहले बैक्टीरिया आए थे और खाना नहीं बनाते थे, वो हेट्रोट्रॉफ थे। तो इन्होंने हेट्रोट्रॉफ्स को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह नॉन ग्रीन लिख दिया, ठीक है, समझ आया क्या किया है? यो मैम। तो ये यो मैम हेट्रोट्रॉफ्स लिख रहे हैं, हेट्रोट्रॉफ्स को वहां ब्रैकेट में नॉन ग्रीन लिख लिया। अरे अरे मैं बताना भूल, और ये प्रीज्यूमली एनारोबिक होंगे, ऐसा होगा कि एनारोबिक होंगे ये? यस मैम। यो मैम। ये सही है, ये मेरी गलती है, मैं बताना भूल गई, सॉरी। गया। बेटा जो हेट्रोट्रॉफिक है उस टाइम पे तो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है ही नहीं, अभी बनी कहाँ? फ्री ऑक्सीजन तो वही बनाएंगे ना जो सनलाइट को यूज करेंगे, उसकी मदद से पानी को तोड़ेंगे, पानी यूज करेंगे, इन्होंने तो यूज ही नहीं करा। तो ये है एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव करना ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनारोबिक को किससे नफरत है? हेट ऑक्सीजन। एरोबिक को किससे प्यार है? लव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफ्स जो थे एनारोबिक थे, कीमोऑटोट्रॉफ्स थे वो भी एनारोबिक है, फोटो ऑटोट्रॉफ ये भी एनारोबिक है। फोटो देख के एरोबिक में समझने लग जाना उसको, एनारोबिक है ये क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन बनी ही नहीं। अरे जो चीज बनी नहीं उससे प्यार कैसे होगा? फोटो ऑटोट्रॉफ जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन वाले आ गए तो ये सर्वाइव कर गए ना, यानी कि एरोबिक होंगे, ऑक्सीजन में सर्वाइव कर चुके होंगे, राइट। इसे ऐड यो करो, मैम। इसे ऐड करो, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है इस वाले पार्ट से, एरोबिक और एनारोबिक। बच्चे डर जाते हैं इसे देख के, कोई बात नहीं, हम बहादुर हम कर सकते हैं। आ जाओ, ये देखिए कहाँ गया। कैसे मिटाना भूल गई मैं ये, चलो। तो पहले एनारोबिक ही थे, तो पहली स्टेटमेंट से मतलब फर्स्ट ऑटोट्रॉफ, ये फर्स्ट ऑटोट्रॉफ की बात कर रहा है, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो कीमो ऑटोट्रॉफ थे कि वो सनलाइट यूज नहीं करते थे, केमिकल एनर्जी यूज करते थे, और वो कभी भी ऑक्सीजन रिलीज करते नहीं थे। ये बात सही है? यो मैम। बिल्कुल, अगर उस पेज पे सीक्वेंस देखोगे तो यही है, तो ए और बी दोनों सही है, आंसर वुड बी ए। आंसर सही था आप लोगों का, शाबाश शाबाश। थैंक यू मैम। ओहो ये कर, ध्यान से पढ़ियो। ये आपके नोट्स अपडेट करेगा अबाउट प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स में आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो जो नीट को लगते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है कांक्षा जी, सॉल्व करके बताइए। यो मैम एन वाई सेग्ड क्या है? एकदम से तो बोलते मुझे दिखता नहीं है। एनविसेज्ड इन द एबायोजिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगर तेरे को बिल्कुल इंग्लिश किसी स्पेसिफिक वर्ड नहीं समझ में आती ना तो पूरी स्टेटमेंट पढ़, पूरी स्टेटमेंट देख के क्या लगता है ये क्या होगा, तेरे से ही पूछ रही हूँ। समझ नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स के कुछ कैरेक्टर लिखे हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है on in as envisaged in the abiogenic origin of life। तो एबायोजेनिक नॉन लिविंग मैटर से लाइफ ओरिजिनेट होती है, इस थ्योरी में जो बताया गया था उन पॉइंट्स के बेसिस से बताओ कि कौन सा पॉइंट प्रोटोबायोन्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। सो एनवाइसेज्ड, इसमें को प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रही इसकी, एनविसेज्ड मींस एज डिस्क्राइब्ड,
in abiogenesis. ठीक है? यू मैम। आंसर दिए बिना नहीं जाना है, अच्छे क्वेश्चन है। देखो, ये कम बच्चों को सही आंसर पता होगा, कोई बात नहीं, साथ में करते हैं। दे आर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये कह रहे हैं पानी में प्रोटोबायोन्स होते थे और वो पार्शियली आइसोलेटेड होते थे अपने सराउंडिंग से। सराउंडिंग उनका पानी है, तो पानी से वो थोड़ा थोड़ा सेपरेटेड थे, पर पूरी तरीके से सेपरेटेड नहीं थे। ये बात सही है, क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से सेपरेट हो जाते तो प्रॉपर सेल ही बन जाते ना, लेकिन वो प्रॉपर सेल नहीं थे, सेल लाइक स्ट्रक्चर थे। तो वो अपने इन्वायरमेंट से काफी घुले मिले हुए थे, मतलब बहुत अच्छे से उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी बनी नहीं थी। सो दे वर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, नॉट फुली। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपने प्रोटोबायोन्स जहाँ लिखा है ना, वहां पे ये पॉइंट्स ऐड कर लो उसके कैरेक्टर में। ऐसे लिखो प्रोटोबायोन्स और उसके कैरेक्टर्स। नीट ये खुद बताता है अपने पीवाईक्यू में पहले से। दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट। अब ये ट्रिकी है, हम सोचेंगे होमोस्टेसिस तो अडल्ट ऑर्गेनिज्म का फीचर है ना, तो एक सेल लाइक स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करेगा। पर सोचो, अगर वो अपना एनवायरनमेंट थोड़ा स्टेबल नहीं कर सकता तो वो कभी भी डेवलप थोड़ी होता। ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता, ये टूट जाता। लेकिन ये अपने आप को स्टेबलाइज कर पाया, तभी तो इनसे सेल का जन्म हुआ। सो दे वर एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट उनका कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं, तो अपने आप को थोड़ा मेंटेन तो कर सकते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, पर सही है। दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस। नाउ दिस इज रॉन्ग। कैसे? प्रोटोबायोन्स में क्लियरली लिखा गया है कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, तो हम उससे सेल कैसे बना? वी बिलीव, मतलब साइंटिस्ट डू बिलीव दिस, कि बहुत सारे एलिमेंट्स है ना पानी में, उनसे मिल मिल के प्रोटोबायोन्स सेल लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए होंगे। फिर उनमें से कुछ प्रोटोबायोन्स होंगे जिनमें आरएनए बना होगा सबसे पहले। जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले आरएनए था। जिनमें आरएनए बना था, सिर्फ उन सेल्स के पास कैपेबिलिटी थी कि वो डिवाइड कर पाए, क्योंकि सेल डिवाइड होता है जब उसका डीएनए उसको, या आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल उसको सिग्नल देता है। तो प्रोटोबायोन्ट्स में तो जेनेटिक मटेरियल था ही नहीं ना। तो जब जेनेटिक मटेरियल था नहीं, तो उनको सिग्नल ही नहीं मिला रिप्रोड्यूस करने का, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं हुए। जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए आ गया था, सिर्फ वो रिप्रोड्यूस हुए और वो सेल ही बन गए, तो वो प्रोटोबायोन्ट्स रहे नहीं। तो जब तक वो प्रोटोबायोन्ट्स थे, तब तक उनके पास जेनेटिक मटेरियल था नहीं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। जैसे उसमें जेनेटिक मटेरियल आया, वो प्रोटोबायोन्ट्स ही नहीं रहे, वो सेल हो गए। सो ये स्टेटमेंट गलत है। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग। बिल्कुल, पूरे सराउंडिंग में सब कुछ फैला था, लेकिन प्रोटोबायोट ने अपनी तरफ कार्बोहाइड्रेट खींच लिए ना, लिपिड खींच लिए, प्रोटीन खींच लिए, तो दे कैन सेपरेट। तो ए, बी और डी पॉइंट सही है, ये आप अपने नोट्स में ऐड करोगे, और सी पॉइंट गलत है। समझ में आया आप लोगों को? यो मैम। इसको ऐड कर लो, फिर मैं एंड करती हूँ मीटिंग। अच्छा, अब मुझे समझ आया ये छूट क्यों गया था, बच्चे लिख रहे थे इसलिए। लिखो लिखो लिखो, अभी लिखो। शाबाश। डन। यो मैम। चलो बेटी, कल क्या पढ़ के आओगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या पढ़ के आओगे? डीएनए डीएनए